सो स्टूडेंट्स ट्रेनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट के आज की ई लेक्चर के अंदर जो अपन लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं वो सेकंड नंबर का लेक्चर है। टॉपिक है आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग। सो लर्निंग में जब अपन लास्ट क्लास में डिस्कस किया था वो ये कि लर्निंग की कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है और हम जब भी कोई एक्टिविटी करते हैं तो उसमें हमें कुछ लर्न होता है, कुछ सीखने को मिलता है। तो ये हमारे एक्सपीरियंस के अंदर भी आता है और हमारे बिहेवियर को भी चेंज करता है। पर ऐसे कई फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से हम लर्निंग नहीं कर पाते। तो पहला है आपका इंटेलेक्चुअल फैक्टर्स। इंटेलेक्चुअल फैक्टर्स का मतलब है इंडिविजुअल मेंटल लेवल। इसमें अपन एक सिचुएशन बात करते हैं। जब आप क्लासेस स्कूल में थे और क्लास में देखते थे, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो लगातार हर क्लास में टॉप करते हैं, फर्स्ट पोजीशन या टॉप 5 में रहते हैं, अच्छे स्कोर्स लेके आ रहे थे, तो टीचर उनको कहते थे ये बहुत इंटेलिजेंट है। ऐसे ही कुछ बच्चे और भी थे जो कि शायद कम मार्क्स लेके आते थे, तो उनको टीचर कम इंटेलिजेंट बोलते थे। तो ये हर एक पर्सन की लर्निंग जो होती है वो डिफरेंट डिफरेंट मेंटल लेवल पे होती है। दूसरा आता है आपका लर्निंग फैक्टर्स। लर्निंग फैक्टर है कि यानी जो चीज़ें हमें, जो मेथोडोलॉजी हमें दिए जा रहे हैं, सिखाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमें लर्निंग हो, शायद उनमें ही कोई प्रॉब्लम हो। जैसे स्कूल्स के अंदर हम जो पढ़ रहे हैं, कोई मेथोडोलॉजी जिस तरह से हमें पढ़ाया जा रहा है, शायद वो हम ग्रैप नहीं कर पा रहे, समझ नहीं पा रहे, तो उसकी वजह से भी हमें लर्न नहीं हो रहा। देन फिज़िकल फैक्टर्स कौन से होते हैं, जैसे आपकी हेल्थ, आपके न्यूट्रिशन की कमी का होना, आपकी फ़िज़िकल डेवलपमेंट का कम होना। जैसे कोई बच्चा क्लास के अंदर है तो वो सिर्फ 5-10 मिनट कॉन्सेंट्रेट कर पा रहा है, आधे घंटे कॉन्सेंट्रेट कर पा रहा है, ज़्यादा लंबा वो 8 घंटे की पढ़ाई नहीं कर पा रहा, इसकी वजह से शायद उसके मार्क्स कम आ रहे हों। तो ये इल हेल्थ की निशानी है। तो और फिज़िकल वर्क नहीं हो पा रहा, थोड़ा सा स्पोर्ट्स एक्टिविटी डाली तो वह थक गया, थकने की वजह से वो नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ नहीं पा रहा। तो ये सारी चीज़ें क्या है कि जो फैक्टर्स हैं वो उसको लर्न करने के लिए अप्रोच होने नहीं दे रही। देन आता है मेंटल फैक्टर्स का मतलब होता है बेटा आपके एटीट्यूड प्रॉब्लम का मतलब है कि जब कुछ पर्सन जो होते हैं, स्टूडेंट्स जो होते हैं, वो अपने इमोशंस को लेके कंफ्यूज्ड हैं। कंफ्यूज का मतलब ये है कि हम ये समझ सकते हैं कि वो शॉर्ट नहीं कर पा रहे, डेफिनेट किसी काम के लिए नहीं है। तो इसमें क्या है कि इस मेंटल फैक्टर के अंदर उनकी सोच किसी चीज़ को लर्न करने नहीं दे रही। जैसे हम क्लास में देखते हैं कि जब हम क्लास में पढ़ते हैं तो हम एक वॉच करते हैं कि कुछ डिस्टर्बिंग एलिमेंट होते हैं। ऐसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो अपने आप को ज़्यादा इंटेलिजेंट मानते हैं और ये कहते हैं कि नहीं, ये टॉपिक सब्जेक्ट हमें आता है, हमें ज़्यादा रिवाइज़ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो उस चीज़ के रिगार्डिंग क्या है कि ये प्रॉब्लम भी क्या है, एक मेंटल प्रॉब्लम है, एटीट्यूडिक प्रॉब्लम है कि स्टूडेंट अपने आप को किसी चीज़ के लिए शॉर्ट डेफिनेट नहीं कर पा रहा और इसको वो मेंटल प्रॉब्लम और के तौर पे देख रहे हैं और लर्निंग नहीं करने दे रहा। देन आता है आपका इमोशनल एंड सोशल फैक्टर्स। देखिए, पर्सनल फैक्टर्स के पॉइंट पे जैसे आपके अंदर इमोशंस हैं, कुछ सोशल फैक्टर्स भी होते हैं। जैसे देखिए, हमने देखा कि कुछ लोग जो है समाज में रहते हुए सीखना चाहते हैं, या ये कहें कि सोसाइटी उनको ज़बरदस्ती कुछ चीज़ें सिखा देती है। तो जब पर्सन किसी चीज़ के लिए मोटिवेट होना चाहता है तो उसके लिए सोसाइटी बहुत बड़ा इम्पैक्ट फैक्टर होती है। तो जब हम लर्निंग की कोई सिचुएशन एक्टिविटी कर रहे हैं तो बहुत सारे रेस्पॉन्सेस होते हैं इंडिविजुअल्स के जो उनको स्टिमुलाई करते हैं बाय डिफरेंट काइंड ऑफ टेंडेंसीज़ के अंदर। तो ये आपके इमोशनल और सोशल फैक्टर्स हैं। देन एनवायरमेंटल फैक्टर, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है आपका एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट क्या है? ये फिज़िकल कंडीशंस हैं आपके लर्निंग जहाँ आप करना चाह रहे हैं उस एरिया की। देखिए, इसमें हम क्या देख रहे हैं, जैसे क्लासरूम है। क्लासरूम एक जगह है जहाँ पे स्टूडेंट जो है 8 घंटे टाइम स्पेंड कर रहा है और वहाँ पे वो कुछ लर्न करने आया है, कोई कोर्स कर रहा है, कोई पढ़ाई कर रहा है। अब यदि क्लासरूम गंदा है, साफ़ सफाई नहीं है, पंखे नहीं चलते, गर्मी लगती है, तो आदमी क्या करेगा, स्टूडेंट वो लर्न करने नहीं पाएगा। तो इसलिए ये भी एक फैक्टर है लर्निंग को जो इफ़ेक्ट करता है। अब इनके साथ साथ क्या देखते हैं कि जब हम लर्निंग हमें नहीं हो पा रही तो कुछ ऐसे फैक्टर्स भी हैं जो आपकी वर्किंग को भी इफ़ेक्ट डालते हैं। जैसे कंपटीशन फॉर स्किल एम्प्लॉयज़। इसमें क्या है,
जैसे मान लीजिए आजकल का क्या है, बहुत टफ यूँ कहें कि कट थ्रोट कंपटीशन चलता है। तो जो एम्प्लॉयज़ स्किल्ड हैं, जिनके पास नॉलेज है, स्किल्स हैं, जिनकी कॉम्पिटेंसीज अच्छी है, तो वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इतना टफ कंपटीशन कर देते हैं, या यूँ कहें एक स्टैंडर्ड को मेंटेन कर देते हैं। तो हर मैनेजमेंट फिर अब उस स्टैंडर्ड को वॉच करना चाहता है, उससे एक्सपेक्टेशन है उस चीज़ की। तो इसमें क्या है, अगर कोई अनस्किल पर्सन है, कोई अनस्किल एम्प्लॉय है और वो उस लेवल को मैच नहीं कर पा रहा, तो या तो वो उसको क्विट कर जाएगा ऑर्गेनाइजेशन को, या वो लर्निंग के प्रयास में खुद डिमोटिवेट हो जाएगा, जिसकी वजह से आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है सफ़र करेगी। हमने कई बार देखा, एक रिसर्च पेपर था CPRN में, जिसका था जॉब क्वालिटी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। उसमें इस पॉइंट को दिखाया गया कि नॉन प्रॉफिट सेक्टर के अंदर जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो वेल एजुकेटेड हैं और उनके अंदर प्रोजेक्ट्स को करने का एक डेडिकेशन है। तो यही सेम स्किल्स जो है हमें लेबर हम एक्सपेक्ट करते हैं अदर डिपार्टमेंट्स के अंदर। तो वो ये बताना चाह रहे हैं इस पेपर के अंदर कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, हर एक डिपार्टमेंट में सेम लेवल के एम्प्लॉयज़ का होना पॉसिबल नहीं है। तो हमें वहाँ पे लर्निंग के एनवायरनमेंट को क्रिएट करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। देन सेकंड आता है आपका अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग द एम्प्लॉयज़ बिकम अ चैलेंज एज कॉम्पिटिशन फॉर एम्प्लॉय इंक्रीज। जैसे जैसे आपका कॉम्पिटिशन इंक्रीज़ हो रहा है, अब कॉम्पिटिशन चाहे मार्केट में हो रहा हो, अदर कंपनीज़ के थ्रू हो रहा हो, चाहे स्किल एम्प्लॉयज़ के थ्रू आ रहा हो, अनस्किल एम्प्लॉयज़ को रिटेन करना सबसे बड़ा चैलेंज है। क्योंकि अगर मान लीजिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन में प्रेशर बढ़ रहा है और आपके एम्प्लॉयज़ आपकी कंपनी को स्विच कर रहे हैं, तो आपके लिए सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि हाउ टू रिटेन योर एम्प्लॉयज़। तो जो हमने बात की CPRN के पेपर के अंदर, एक पेपर था जॉब क्वालिटी इन NPO, उसके अंदर इस बात को भी बताया गया कि जॉब की जो क्वालिटी है वो आपके एम्प्लॉयज़ को अपॉर्चुनिटी देती है फॉर लर्निंग। यदि आपके यहाँ जॉब क्वालिटी से कराया जा रहा है, स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करके किया जा रहा है, एम्प्लॉय को अप्रेस किया जा रहा है, उसको अपॉर्चुनिटीज़ दी जा रही हैं, तो आपका एम्प्लॉय जो है उस कंपटीशन में भी आपके पास रुकेगा। देन एडिशनल स्किल। एडिशनल स्किल क्या कहता है कि हर एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए एक स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, और कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स या टास्क आते हैं जहाँ पे एडिशनल स्किल्स की रिक्वायरमेंट है। तो उस कंडीशन में क्या है, मैनेजमेंट को अपने एम्प्लॉयज़ को लर्निंग के थ्रू कोशिश करनी है कि वो एडिशनल स्किल्स को डेवलप हो सके। ऐसे ही एम्प्लॉय के अंदर भी वो लर्निंग डेवलप हो सके कि मुझे सीखना है ताकि मैं इस टास्क को कर सकूं। यदि वो टास्क को एक हडल के रूप में लेगा तो वो शायद उस चीज़ को लर्न नहीं करेगा। देन फंडिंग ऑफ एम्प्लॉयज़ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। जब हम एडिशनल स्किल सिखाने की बात कर रहे हैं तो कंपनी या मैनेजमेंट को चाहिए होगा एडिशनल फंड, एडिशनल रिसोर्सेज। तो इन केस मान लीजिए रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, फिर क्या करेंगे? तो क्या क्या टास्क पूरा नहीं करेंगे? उसके लिए ज़रूरी है कि हम अदर सोर्सेज को ढूंढें ताकि हम अपने एम्प्लॉयज़ को एडिशनल स्किल्स और ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा सकें। और कई बार क्या होता है कि अगर हमारे पास फंड नहीं है तो हम ट्रेनिंग और डेवलपमेंट छोड़ देते हैं कि ठीक है, जैसे काम चल रहा है चलने दीजिए। उससे आपकी वर्किंग भी क्या होगी, इफ़ेक्ट होती है। देन लॉस लेस जॉब सिक्योरिटी। Employee in the sector, generally employees, have less job security than they used to. People constantly hear that they can expect to have many different employers and even different careers during their work life. तो हम क्या देख रहे हैं इसके अंदर कि हम लोग बार बार कई लोग सुनते हैं कि मैं किसी और सेक्टर में चला जाऊंगा, इस कंपनी में बहुत ज़्यादा काम करना हो नहीं पा रहा, पॉसिबल नहीं है, कहीं और नौकरी कर लेंगे। तो इस तरीके से क्या दिक्कत आती है कि हमारी जो हमारी वर्किंग है वो इफ़ेक्ट होती है। इसके साथ साथ जो लर्निंग है हमारे अंदर की वो भी क्या हो रही है, ख़त्म सी होती जा रही है। तो जब हम ये कभी किसी से सुने कि मान लीजिए कि हम ये देखते हैं कि कोई ये कहता है कि मैं
अदर एम्प्लॉयज़ को फाइंड आउट करूँगा या ये होगा, तो ये मान के चलिए कि शायद कहीं ना कहीं कुछ की कमी है, स्किल्स की कमी है, और उसको अब हमें थोड़ा सा ठीक करने की रिक्वायरमेंट आ गई है। देन लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एडवांसमेंट। कई कई ऑर्गेनाइजेशन में जो है एक नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है, जैसे टॉप लेवल, मिडिल लेवल, देन उसके नीचे लोअर लेवल। तो इसका मतलब क्या है कि कई बार लगता है कि हमारे लिए प्रमोशन के चांसेस जो है वो कम है। तो और हर एक एम्प्लॉय चाहता है कि वो अपने कैरियर में है, प्रमोट हो, ग्रोथ करे। तो इसका सबसे अच्छा ऑल्टरनेटिव क्या है, यदि आप देख रहे हैं कि इस कंडीशन में कि एम्प्लॉय को लग रहा है वो प्रमोट नहीं हो पाएगा, कैरियर उसका रुक गया है, तो उसकी वर्किंग अफेक्ट हो सकती है, ओवर लर्निंग छोड़ देगा। तो ज़रूरी क्या है, मैनेजमेंट वहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस, टास्क क्रिएट कर दे, उनको मोटिवेट करे कि यदि वो इस पोजीशन को लेना चाहते हैं तो इस टास्क को परफॉर्म करें, ताकि आप उनको उस लेवल पे प्रमोट कर सकें। तो इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि आपके जो एम्प्लॉई है वो भी लर्न करना सीखेगा, लर्निंग में आएगा, वो सीखेगा कि मुझे इस टास्क को कंप्लीट कैसे करना है, चैलेंजेस को वो अडॉप्ट करना सीख जाएगा। और आपके लिए भी अच्छा है कि आपको पता लग जाएगा कौन सा एम्प्लॉय कैपेबल है एक हायर डेजिग्नेशन को संभालने के लिए। इसके अलावा हम देख रहे हैं कुछ जो एक गैगन थे साइकोलॉजिस्ट, जिन्होंने एक 5 लर्न कैपेबिलिटीज़ का एक प्रोसेस बनाया था। उन्होंने क्या कहा कि हर एक पर्सन के अंदर 5 कैपेबिलिटीज़ होती हैं, जैसे इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज़, कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज़, वर्बल इंफॉर्मेशन, एटीट्यूड एंड मोटर स्किल्स। तो ये जो गैगन टेक्सोनॉमी है ये मोस्ट पॉपुलरली है लर्निंग के अंदर, क्योंकि इसके अंदर ये बताती क्या है कि लर्निंग एक पर्सन कब कर सकता है, कौन कौन सी चीज़ें उस पर इफ़ेक्ट करती हैं, और क्या क्या कैपेबिलिटी और कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए टू लर्न समथिंग। तो सबसे पहले आता है मोटर स्किल्स। मोटर स्किल्स जो होती है वो होती है फिजिकल या बॉडी मूवमेंट, जिसके अंदर आपकी मस्कुलर एक्टिविटी को काउंट किया जाता है। जैसे आप कार स्टार्ट कर पा रहे हैं, कार को चला पा रहे हैं, आप किसी चीज़ पे टारगेट पे हिट कर पा रहे हैं, या आप किसी चीज़ को घुमा पा रहे हैं, वो आपकी मस्कुलर एक्टिविटी देख रहे हैं, यानी कि आपकी हेल्थ की पावर देख रहे हैं, आपकी खुद की बॉडी की स्ट्रॉन्गनेस देख रहे हैं। एटीट्यूड क्या कहता है? एटीट्यूड कहता है विच ऑफर्स एन इंडिविजुअल चॉइस ऑफ एक्शन टुवर्ड्स सम ऑब्जेक्ट, पर्सन और इवेंट। कि वो किसी इंडिविजुअल पर्सन, हर एक पर्सन की एक एटीट्यूड होता है। कोई पर्सन किसी काम को परफॉर्म करना चाहता है, कोई पर्सन परफॉर्म करना नहीं चाहता। कोई पर्सन किसी टास्क को, ऑब्जेक्ट को क्या है केयरफुली हैंडल करता है, कोई एक लेसली इसको अडॉप्ट करता है। तो ये अब जो एटीट्यूड प्रॉब्लम है ये पर्सन टू पर्सन है। तो हमने इसमें एग्जांपल क्या लिया, कुछ लोग होते हैं जो, अगर हम जैसे पिकनिक की बात करें, हम कहें कि चलो आज हम पिकनिक पे चलें, तो कुछ लोग तो इंटरेस्टेड होंगे ये सोचते हुए कि नहीं भाई हिस्टोरिकल प्लेस है, हमें देखना है क्या है, और कोई बोलेगा नहीं ये सब बोर प्लेस, कोई देखने में इंटरेस्ट नहीं है। तो हर पर्सन का एटीट्यूड अलग अलग होता है। देन आता है आपका वर्बल इन्फॉर्मेशन। वर्बल इन्फॉर्मेशन में 2 पॉइंट्स होते हैं, पहला लेबल एंड फैक्ट और दूसरा बॉडी ऑफ नॉलेज। लेबल एंड फैक्ट क्या कहता है? द रेस्पॉन्स मे बी नेमिंग और साइटिंग ऑफ फैक्ट और सेट ऑफ फैक्ट। तो इसके अंदर वो क्या कहता है, जैसे मान लीजिए आपको किसी पर्सन का नाम, उसका ऑब्जेक्ट, पीपल, इवेंट को याद रखना है, तो आप उसके को रीनेम कर देते हैं, लेबल दे देते हैं। जैसे हम बात कर सकते हैं कि अपने इंडिया में इसकी कैपिटल क्या है और यहाँ पे वो क्या क्या फेमस है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि चार मीनार कहाँ पर है, तो आप बताएंगे कि वो हैदराबाद में है। तो वीकेंड क्या है, हम क्या कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि एक प्लेस को हमने उससे लिंक कर दिया, लेबल दे दिया उस चीज़ को। देन आता है बॉडी ऑफ नॉलेज। देखिए बॉडी जो होती है वो कई चीज़ों का मिक्सचर है। तो हम क्या करते हैं, कुछ चीज़ें तो अपने रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से देख लेते हैं, और कुछ हम क्या करते हैं कि टेक्सटाइल मटेरियल के हिसाब से हम उसको देख लेते हैं। तो बॉडी ऑफ नॉलेज क्या कह रहा है कि हमारी कई सारे फैक्ट्स होते हैं जो कि इंटरकनेक्टेड हैं आपस में,
और उसको हम क्या कर रहे हैं, उसको उस बॉडी फैक्ट्स के हिसाब से याद कर रहे हैं, टेक्स्ट के हिसाब से याद कर सकते हैं, और कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से हम उसको याद कर सकते हैं। देन आता है कॉग्निटिव स्ट्रेटजी। ये एक इंटरनल प्रोसेस है जिसके अंदर जो लर्नर होता है वो कंट्रोल करता है अपनी थिंकिंग को और अपने लर्निंग प्रोसेसर को। जैसे आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए कौन से सब्जेक्ट में को कितना वेटेज देना है, ये आप कैसे करेंगे। अब जैसे आपने MBA फर्स्ट पढ़ा, तो जब आपने फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम आए थे आपके MBA फर्स्ट में, तो आप कैसे सब्जेक्ट्स को वेटेज दे पा रहे थे। यूनिवर्सिटी ने तो हर सब्जेक्ट को 100 मार्क्स का वेटेज दे दिया, बट स्टूडेंट ने कैसे वेटेज दिया होगा। स्टूडेंट ने क्या किया, स्टूडेंट ने को जिस सब्जेक्ट में लगा कि मेरी नॉलेज कम है, तो उसने उस सब्जेक्ट को ज़्यादा समय दिया पढ़ने के लिए। जैसे किसी स्टूडेंट का प्रैक्टिकल पोर्शन वीक था, तो उसने क्या किया, उसने कई बार उसको प्रैक्टिकल्स को करने की कोशिश करी, और एग्जांपल्स किए होंगे आपने, टीचर से आपने 4 बार पूछा होगा कि इसका एक एग्जांपल और करवा दीजिए। ऐसे ही अगर किसी का थियोरेटिकल कमज़ोर था, तो उसने थ्योरी में लिखना शुरू किया कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की कोशिश करूं ताकि मैं एग्ज़ाम में थ्योरी को लिख सकूं। जैसे किसी के अंदर राइटिंग स्पीड नहीं थी कि बहुत धीरे धीरे लिख रहा है, तो उसको एग्ज़ाम में 3 घंटे में अपना लिखना है, क्वेश्चंस को पूरा करना है, तो उसने अपनी स्पीड पे काम किया। तो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ कॉग्निटिव स्ट्रेटेजी। देन इंटेलेक्चुअल स्किल्स। इंटेलेक्चुअल स्किल्स के अंदर आती है आपका डिस्क्रिमिनेशन, आपका कंसेप्ट, आपके रूल्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग। गैगन ने जो ये इस्तेमाल किया, इसके अंदर क्या था, डिस्क्रिमिनेशन में हर एक पर्सन का डिफरेंट रेस्पॉन्स होता है क्लास में। जैसे यदि मैं एक सवाल पूछूं, तो उस सवाल के अगर मैं 4 स्टूडेंट से सवाल पूछूंगा, तो चारों के जवाब अलग अलग आएंगे। यहाँ तक कि सुन चारों ही रहे हैं, पर फिर भी कहीं ना कहीं उनके वर्ड्स में चेंज आएगा। तो ये क्यों होगा, क्योंकि हर एक की इंटेलेक्चुअल मेंटल एबिलिटी अलग अलग है, इसलिए हम इसको डिस्क्रिमिनेशन में डाल रहे हैं। दूसरा आता है कंसेप्ट। अब मान लीजिए जैसे हमने क्लास में कहा, अब आप में से कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो BCom किए हुए हैं, तो हर एक स्टूडेंट जो BCom किए हुए हैं उनका कंसेप्चुअल लेवल अलग अलग है। किसी को कोई पॉइंट स्ट्रॉन्ग आता होगा, तो किसी को कोई पॉइंट स्ट्रॉन्ग होगा। किसी का कंसेप्ट किसी पॉइंट में स्ट्रॉन्ग होगा, किसी का कंसेप्ट किसी पॉइंट में स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये भी क्या है, आपकी इंटेलेक्चुअल लर्निंग की वजह से आपका आता है, स्किल्स की बेसिस पे। तीसरा आता है रूल्स। रूल्स जो डिसाइड होते हैं वो होते हैं इफ़ और देन के स्टेटमेंट पे। इफ़ और देन का मतलब क्या है कि सर यदि ये हुआ तो क्या ये होगा। इफ़ एंड देन, जब ये कंसेप्ट आ जाता है तो हम इसको कहते हैं रूल यूजिंग प्रिंसिपल। और लास्ट आता है आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग जो होता है वो सिचुएशन बेस्ड होता है। जैसे हम लोग केस स्टडीज़ करते हैं, तो केस स्टडीज़ में क्या था, यदि ये सिचुएशन पहले कहीं अराइज हुई थी और उन्होंने कोई सॉल्यूशन निकाला होगा, अब यदि उसके बदले में आप वहाँ होते, सो हाउ यू परफॉर्म इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। तो ये आ जाएगा, ये भी आपके किस पर आएगा, इंटेलेक्चुअल स्किल के बेसिस पे। थैंक यू।